अस्सलामुअलैकुम। अगला ऑर्गन जिसके बारे में हम जीआई ट्रैक्ट में बात करेंगे वो है पैनक्रियाज। और ये यहाँ आप देख सकते हैं पैनक्रियाज। ये मैं यहाँ लिख भी लेती हूँ। ये मौजूद होता है स्टमक के नीचे और पीछे, और ये काफ़ी करीब होता है स्मॉल इंटेस्टीन के पहले हिस्से के, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसे कहते हैं डिओडनम। ये एक तरह से लिपटा हुआ होता है डिओडनम के गिर्द। लेकिन याद रहे कि ये एक तरह से बैठा हुआ होता है पीछे की तरफ, यहाँ काफ़ी पीछे। बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये मौजूद होता है स्टमक से बिल्कुल हटकर, हमारी स्मॉल इंटेस्टीन से और लिवर से भी बिल्कुल हटकर। ये मौजूद नहीं होता पेरिटोनियम में। ये मुश्किल लफ्ज़ है एब्डोमेन के लिए। पेरिटोनियम वो जगह है जहाँ हमारी बाकी की गट जो है वो होती है मौजूद। तो हमारा स्टमक जो है वो मौजूद होता है पेरिटोनियम में, हमारा लिवर भी मौजूद होता है पेरिटोनियम में, और स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, ये सब होते हैं पेरिटोनियम में। अब पैनक्रियाज पर आते हैं वापस। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि ये मौजूद होता है रीट्रो पेरिटोनियम में। रीट्रो का लफ्ज़ जब आता है तो इसका मतलब है एब्डोमेन का पिछला हिस्सा। तो ये होता है एब्डोमेन के पीछे, और ये वहाँ अकेला नहीं होता। बहुत सारी वेसल्स मौजूद होती हैं हमारे एब्डोमेन में, वो भी मौजूद होती हैं यहाँ। इन्फीरियर वेना केवा, एब्डोमिनल एओर्टा, इन सब के बारे में आपने सुना होगा यकीनन। अब पैनक्रियाज जो है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत ही अहम चीज़ है। सबसे पहले तो ये काफ़ी सारे एंजाइम्स खारिज करता है, बहुत ही अहम और पावरफुल एंजाइम्स, जिनके बारे में हम अभी कुछ देर में बात करेंगे। और ये एंजाइम्स जो हैं ये डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, वो चीज़ें जो हम खाते हैं, और वो चीज़ें भी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन की लाइनिंग में होती हैं मौजूद, या जो बनाती हैं जिस्म के दूसरे हिस्से भी। सिर्फ रेट्रो पेरिटोनियम में ही नहीं, बल्कि पेरिटोनियम में भी, थॉरिक्स में भी, और भी बहुत सी जगहों पर हमारे जिस्म में। तो ये खारिज करता है पावरफुल एंजाइम्स। अब दूसरी चीज़ जो इसके बारे में दिलचस्प है वो ये कि ये है अनइनकैप्सुलेटेड। यहाँ ये मुख्तलिफ होती है दूसरे ऑर्गन से, जैसे लिवर, क्योंकि लिवर के पास है लिवर कैप्सूल। किडनी या गुर्दों के पास है अपनी अपनी कैप्सूल जो इनके गिर्द होती हैं मौजूद और करती हैं इन्हें कवर। लेकिन पैनक्रियाज जो है ये बस है सेल्स का एक गुच्छा जैसा, जो कि मौजूद है रीट्रो पेरिटोनियम में। और ये चीज़ जो है ये इसे बनाती है थोड़ा सा मुश्किल उन सर्जन्स के लिए जिन्हें इसके आसपास काम करना होता है और करनी होती है कोई सर्जरी या ऑपरेशन। जाहिर है इसको छेड़ना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत अहम काम करता है और बनाता है बहुत से एंजाइम्स, जो कि अगर ना हो खारिज तो बहुत और मसले खड़े हो सकते हैं। इसकी सलाहियत की वजह से इसे लायन ऑफ द एब्डोमेन कहा जाता है, यानी एब्डोमेन का शेर, क्योंकि ये बहुत अहम भी है और ख़तरनाक भी, और कोई इसको छेड़ना नहीं चाहता। तो अब देखते हैं कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसे इतना अहम और मुनफरिद बनाती हैं। अगर फिजियोलॉजिकली देखें इसे, तो इसकी दो अहम हिस्से हैं, इसके दो अहम पार्ट्स हैं। पहला है एक्सोक्रीन पैनक्रियाज, या एक्सोक्राइन पैनक्रियाज भी इसको कहते हैं। और इसके पीछे जो ख्याल है वो ये है कि ये लेता है सॉल्ट्स और एंजाइम। तो पावरफुल एंजाइम्स जिनके बारे में हमने बात की, तो ये लेता है ये सॉल्ट्स और एंजाइम्स और इन्हें खारिज करता है डिओडनम में। और हम जानते हैं कि ये है स्मॉल इंटेस्टीन का पहला हिस्सा। ठीक है। अब एक्सोक्रीन या एक्सोक्राइन पैनक्रियाज के पास चार अहम तरीन काम हैं जो ये करता है। वो ये है कि ये खारिज करता है बाइकार्बोनेट। याद है हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि डिओडनम में आता है काइम, यानी जो हमारा खाया हुआ खाना होता है वो बन जाता है काइम, और फिर वो आता है डिओडनम में, और फिर एसिड जो है इस पर करते हैं काम। तो इस सारी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट होता है खारिज यहाँ से। तो ये न्यूट्रलाइज करता है हमारे गैस्ट्रिक एसिड को। याद रहे गैस्ट्रिक एसिड जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। अगली चीज़ जो है वो एंजाइम्स जिनकी हमने बात की, ये है अमाइलेज। हमने इसके बारे में भी काफ़ी बात की है पहले। ये जिम्मेदार होता है स्टार्च को तोड़ने के लिए। स्टार्च जो है ये गुच्छा होता है
कार्बोहाइड्रेट्स का और हम इसे तोड़ते हैं छोटे टुकड़ों में कार्ब्स के अमाइलेज से। इसमें आ जाते हैं ग्लूकोज मोनोमर्स और डाइसैकेराइड्स। ठीक है, अब अगला एंजाइम जो होता है खारिज डिओडेनम में वो है लाइपेज, और नाम की तरह ही हमें समझ में आता है कि ये तोड़ता है लिपिड्स को। ये भी हमने देखा है पहले, ये तोड़ेगा ट्राइग्लिसराइड्स को। ये मैं यहाँ बनाती हूँ, ये यहाँ पर ये आ रही है फैटी एसिड चेन्स और ये आ रहे हैं ग्लिसरॉल हेड्स से। ये तोड़ेंगे ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड्स में। तो ये कुछ ऐसा होगा यहाँ पर, और साथ ही कुछ चीज़ें जैसे मोनोग्लिसराइड्स ये होंगी कुछ ऐसे, और हम इसे मोनो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पर हम एक ही फैटी एसिड चेन, और यहाँ होंगे डाइग्लिसराइड्स भी, और ये भी आप समझ गए होंगे कि कैसा होगा। ये होगा कुछ इस तरह का, और डाई से मुराद हैं 2 फैटी एसिड चेन्स, और फिर ये खारिज करेगा ग्लिसरॉल भी। और ये तब होता है जब निकल जाती हैं सारी फैटी एसिड चेन्स। तो ये यहाँ पर हैं सारे OHs, तो ये करेगा लाइपेज। ठीक है, अब आखिर में आता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। इसकी 2 किस्में होती हैं, पहला होता है ट्रिप्सिनोजन और दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन। और हम जानते हैं कि जब किसी एंजाइम के आखिर में ओजन आता है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि ये एंजाइम इस वक्त सो रहा है या इनएक्टिव है, क्योंकि इसका है एक एक्स्ट्रा बॉन्ड। आमतौर पर ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको तोड़ने की ज़रूरत होती है ताकि ये अपना काम शुरू कर सके। तो ट्रिप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन की, वैसे ही यहाँ काइमोट्रिप्सिन के लिए भी होगा। इनको एक्टिवेट करना ज़रूरी है, और ऐसा होता है डिओडेनम में इंटेरोपेप्टिडेज की मदद से, जो होता है वहाँ मौजूद, और ये बनाता है ट्रिप्सिन इस ट्रिप्सिनोजन से इसे तोड़कर। ये है इसकी एक्टिव फॉर्म जो कि फिर काम करेगी प्रोटीन्स पर, और यहाँ पर होता है चेन रिएक्शन, क्योंकि जब एक दफ़ा ट्रिप्सिन बन जाता है तो काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करने का मरहला भी करता है ट्रिप्सिन ही, और फिर बनेगा काइमोट्रिप्सिन, और ये दोनों फिर शुरू करेंगे अपना काम और तोड़ना शुरू करेंगे प्रोटीन्स को डिओडेनम में। अब इस सब के बाद एक सवाल ये है कि हमने कहा कि ये एंजाइम्स जो हैं ये हैं इनएक्टिव इस एक बॉन्ड की वजह से। अगर वो बॉन्ड टूट जाता है किसी और वजह से, समझ लें जैसे कोई एक्सीडेंट होता है और आपको नहीं, अल्लाह ना करे, हम किसी और के बारे में सोचते हैं, किसी रैंडम इंसान को लगती है चोट स्टमक में और इसकी शिद्दत होती है बहुत ज़्यादा और किसी भी किस्म की एक्टिवेशन एनर्जी होती है पैदा, और ये बॉन्ड जो है वो टूट जाता है और फ़र्ज़ करें कि ये यहाँ ट्रिप्सिनोजन बन जाता है ट्रिप्सिन। तब क्या होगा? तो हमें मालूम है कि क्योंकि पेनक्रियाज जो है वो है अनइनकैप्सुलेटेड, तो एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन जो है वो करेगा एक्टिव काइमोट्रिप्सिन को और फिर ये तोड़ना शुरू कर देंगे हर उस प्रोटीन को जो इनके रास्ते में आएगा। और ये हो सकते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये हो सकते हैं वो प्रोटीन्स जो मौजूद होते हैं डिओडेनम की सतह पर, ये हमारे खाने में मौजूद प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, और ये हो सकते हैं वो प्रोटीन्स जो मौजूद होते हैं पेनक्रियाज में। तो आप देख सकते हैं कि क्यों पेनक्रियाज को लेकर काफ़ी परेशानी होती है और क्यों हम नहीं चाहते कि पेनक्रियाज को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचे, क्योंकि हम एक्टिवेट कर सकते हैं ऐसे ख़तरनाक एंजाइम्स को जिनको सिर्फ काम करना चाहिए डिओडेनम में ही और उसके अंदर ही। तो आज के लिए इतना ही।